हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है 14 अक्टूबर 2022। एज आई कीप यू रिमाइंडिंग कि इस लेक्चर के पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो और आप बीपीडिया को भी डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड इट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से, वो है नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NHAI इन्वेट्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक एक काइंड ऑफ बॉन्ड है। ठीक है, तो NHAI इन्वेट्स ने सेबी के सामने एक प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस का मतलब वो ये होता है एक एप्लीकेशन दिया। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल टर्म्स में इसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। फॉर इशुएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स टू रेस रुपीज 1500 करोड़। 1500 करोड़ उनको रेस करना है। अब ये NHAI इन्वेट्स इस पैसे से क्या करेगा? इस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब NHAI तो रोडवेज पे काम करता है, तो वहीं पे ये पैसा जाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर हम इसकी हाइलाइट्स की बात करें तो हाइलाइट्स में कुछ इस प्रकार है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो 1500 करोड़ है ना, इसका जो बेस इशू है वो 750 करोड़ का है। और अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो ओवर सब्सक्रिप्शन अप टू 750 करोड़ अलाउड है। तो ये 750 प्लस 750 मिलके 1500 करोड़ हो रहा है। ठीक है, तो शायद आपको ना, मतलब ट्रिक करने के लिए 1500 करोड़ नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा दी बेस इशू साइज, तो वो होगा 750 करोड़। एंड ओवर सब्सक्रिप्शन अप टू 750 करोड़, दोनों मिलके 1500 करोड़ होगा। इसमें कूपन रेट की बात करें तो ये 7.90 पर एनम है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें जो केयर रेटिंग्स है, मतलब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जो किसी भी बॉन्ड को रेट करती है, मतलब देखो ये बॉन्ड में तो हम भी इशू कर सकते हैं, हम भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। द मिनिमम एप्लीकेशन साइज इज रुपीज 10,000। तो देखो, हम जब रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा लगाएंगे तो हमको एक एश्योरेंस होना चाहिए कि वो सही जगह लग रहा है। अब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हमको पता है ये जो है पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, राइट? बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो वो लोग क्या, ये रेटिंग एजेंसीज पे बिलीव करती है। बिकॉज रेटिंग एजेंसीज मल्टीपल इंडिकेटर्स को चेक करके उस बॉन्ड, मतलब उस कंपनी के बॉन्ड को एक रेट, है ना, एक एक पैरामीटर्स में जज करके एक रेट इशू करती है, जिसको रेटिंग बोलते हैं। तो इसमें केयर रेटिंग ने AAA रेट किया है, या उसको स्टेबल भी बोल सकते हैं। अगर हम इंडिया रेटिंग्स की बात करें तो उन्होंने भी IND AAA रेट किया है, स्टेबल है वो। ठीक है, तो मतलब इसका इन्वेस्टमेंट सेफ है, ये बताता है। तो ये सारा चीज आपको इसमें याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है लीड्स 2020। तो देखो, लीड्स 2020 एक लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है। तो दिस इज द फोर्थ इन सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2022 रिपोर्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, एंड उसके कंसर्न जो मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने रिलीज किया है कल के दिन में, राइट? अगर इसमें हम रैंकिंग्स की बात करें तो अचीवर स्टेट में टोटल 15 स्टेट है। स्टेट के नाम ये है आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, ये सारे नाम आपके सामने हैं। अगर हम एस्पायर स्टेट की बात करें तो वो भी 15 है, वो आपके सामने है, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद एक कैटेगरी आता है फास्ट मूवर स्टेट। तो उसमें है केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, ये है फास्ट मूवर स्टेट रैंकिंग। बट यस, इसमें आपको मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना जानना है। बाकी इसमें थोड़ा सा और डिटेल आपको फेस टू एग्जाम लाइक RBI एंड नाबार्ड के लिए जानना है, तो वो वीडियो अलग से यूट्यूब पे आएगा, आप उसको ध्यान दे देना। ठीक है, अगर हम अबाउट द रिपोर्ट की बात करें, द रिपोर्ट रैंक्स द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिस्टिकल इकोसिस्टम, highlight the key logistical related challenge faced by the stakeholder and includes suggestive recommendation according to the fourth leads। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहला रिपोर्ट कब आया था? 2018 में रिलीज हुआ था। ठीक है, पिछले साल कोई रैंकिंग इशू नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक, अगर हम इस सर्वे की मतलब बैकग्राउंड की बात करें, मतलब ऑब्जेक्टिव, the survey assessed viewpoint of various users, stakeholders across value chain, including shippers, terminal infrastructure service provider, logistics service provider, transporters, and government agencies to understand the enabler and implements to the logistic ecosystem in the country। मतलब इसमें जितने सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है वो सबके बातों को सुन के ये रैंकिंग बनाया जाता है। तो देखो, ये स्टेट वाइज वेरी करेगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ।
आपको जैसे ट्रांसपोर्टर्स, अब बताओ ये ट्रांसपोर्टर्स है कौन? ट्रक ओनर्स। ये ट्रक ओनर्स, या मान के चलो जिनके पास थोड़ा ज्यादा ट्रक है तो उन्होंने उन्होंने एक है ना ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम बना के रखा है, ये कंपनी बना के रखा है दो चार ट्रक लेके, तो वो हो गए ट्रांसपोर्टर्स। अब आप खुद ही सोचो इनके परेशानी को कौन सुनेगा? तो सोचो इनके परेशानी को इतने बड़े लेवल में सुना जा रहा है, मतलब कौन सुन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, जो यूनियन में बैठा हुआ है मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री सुन रहा है इनकी बात। और इनकी बात सुन के अलग अलग स्टेट को एक रैंकिंग दे रहा है ताकि स्टेट में वो कम्पिटिटिवनेस आए, वो एंड वो अपने वो इंडिकेटर्स को सुधार पाए। करेक्ट? तो जिससे क्या होगा, देश का जो लॉजिस्टिकल इकोसिस्टम है ना वो बेटर होगा। ठीक है, देखो आज के दिन में अचीवर्स में 15 है, तो ऑब्वियसली जो एस्पायरल स्टेट है, फास्ट मूवर्स है, इनको भी जाना है अचीवर्स में, तो इनको जाना है तो क्या है मतलब इनके यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, शिपर्स या सर्विस प्रोवाइडर किसी को कुछ तकलीफ होगा, इश्यूज होगा, जिस वजह से ये अचीवर्स कैटेगरी में नहीं है, तो ये वो सारे इश्यूज को सॉल्व करने में लग जाएंगे। सो दिस इज हाउ द इकोसिस्टम गेट्स और मूव्स टू ए बेटर प्लेस। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है सेबी ने एक फ्रेमवर्क इशू किया है। तो फ्रेमवर्क क्या है? तो देखो अभी अपने पिछले हफ्ता पढ़ा था कि सेबी ने ब्रिक वर्क रेटिंग्स, सेबी ने ब्रिक वर्क रेटिंग्स का जो ये है लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया। ठीक है, ब्रिक वर्क रेटिंग कौन था? ये था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इंडिया में 7 क्रेडिट एजेंसी है, 7 में से एक ब्रिक वर्क रेटिंग है जिसका रजिस्ट्रेशन सेबी ने कैंसिल कर दिया है। तो अभी देखो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, अभी किसी को ये पता नहीं था, मतलब जितने सारे स्टेक होल्डर्स रिलेटेड है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, इनको पता नहीं था कि जब सेबी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा तो तब क्या सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। तो वही फ्रेमवर्क सेबी अभी बाहर लेके आया है। अब सेबी खुद बता रहा है कि आपको करना क्या है, मतलब आपको मतलब सीआरएस को करना क्या है बाकी लोगों को। अभी देखो इसमें दो चीज होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक है कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, कैंसिल हो जाना, एक है सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। तो ब्रिक वर्क रेटिंग का क्या हुआ है? कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट हुआ, सस्पेंशन नहीं हुआ। सस्पेंशन मतलब कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं। The regulator has directed CRS to disclose prominently on their website SEBI's order on suspension और cancellation। इसका मतलब ये है ब्रिक वर्क रेटिंग को सेबी का जो ऑर्डर है कैंसिलेशन का वो अपने वेबसाइट में दिखाना पड़ेगा। करेक्ट? हो गया पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, further allow their client to withdraw any assignment given to CRA without any additional cost, also not take any new client for fresh mandate। तो एक तो ये है जब सेबी ने कैंसिल किया इनका रजिस्ट्रेशन, तभी सेबी ने बोल दिया था कि आप कोई नया क्लाइंट ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। तो ये लाइन तो क्लियर है, बट व्हाट अबाउट द फर्स्ट लाइन, allow their client to withdraw any assignment given to the CRS। इसका मतलब है जो ब्रिक वर्क रेटिंग के पास राइट नाउ कुछ तो काम होगा ना, मतलब वो लोग रेटिंग लेके आएंगे, तो वो जो लोग हैं जिन्होंने ये ब्रिक वर्क रेटिंग को ये काम दिया है वो अभी आजादी से विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट ब्रिक वर्क रेटिंग उनको चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उठा के किसी और रेटिंग एजेंसीज को काम दे देंगे। आई होप ये लाइन भी क्लियर हो गया। अब तीसरे लाइन पे सेबी बता रहा है कि अगर हम किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं, जो कि हुआ है इस केस पे, द क्रेडिट रेटिंग असाइंड बाय द सीआरए शैल बी वैलिड टिल सच टाइम द क्लाइंट विड्रॉज द असाइनमेंट और माइग्रेट्स द असाइनमेंट टू अदर सीआरए। मतलब ब्रिक वर्क रेटिंग ने जितना भी रेट किया होगा, राइट, वो तब तक वैलिड है जब तक कि ना जिसको रेट किया है। फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले वाले में हमने क्या देखा था, इन्वेक्स को रेटिंग मिला है किससे? केयर रेटिंग और इंडिया रेटिंग से। तो वैसे ही बिल्कुल रेटिंग किसी को तो रेट किया है, तो जिसको भी लेट सपोज है ना एक्स वाई जेड एक कंपनी का नाम है, इनको रेट किया है हाइपोथेटिकली समझो, तो एक्स वाई जेड का जो रेटिंग है ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक एक्स वाई जेड खुद जाके ब्रिकवर्क रेटिंग से वो काम उठा के वापस ना ले ले। पहला केस। दूसरा केस, ये पहला हो गया। दूसरा केस ये है कि वो काम उठा के वो दूसरे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेट करवा ले, तब तक ब्रिकवर्क रेटिंग का रेटिंग्स वैलिड रहेगा। ठीक है, मतलब देखो रेटिंग मतलब ये, अब आप इसको एक दूसरे एंगल से समझो। ये लाइन आई होप आपको क्लियर हो गया है। अभी देखो अगर से भी वो रेटिंग भी विड्रॉ कर लेता है ना, तो प्रॉब्लम रिटेलर्स में होगा, मतलब आपको मुझे होगा। मान के चलो हमने कोई बॉन्ड खरीदा
जिसको रेट ब्रिकवर्क रेटिंग ने किया है, एंड हमको न्यूज में दिखता है कि सेबी इनके रेटिंग्स को भी इनवैलिड कर दिया है। मतलब मैं तो डर जाऊंगा ना, मैं आप हम दोनों डर जाएंगे। हमने जितना भी पैसा लगाया, क्वांटम ऑफ मनी डजंट डिपेंड्स। मतलब वो चाहे 10,000 हो, 1,000 रुपए हो, 1 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, डजेंट मैटर। पैसा तो पैसा है, राइट? तो हमको डर किस बात का लगेगा कि रेटिंग तो शायद रेटिंग में कुछ गड़बड़ है एंड ये पैसा हमारा डूब सकता है। तो रिटेलर्स को कोई इश्यूज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, जिस वजह से सेबी ने ये स्टेप लिया है। करेक्ट, वो रेटिंग वैलिड है। मतलब मान के चलो XYZ कंपनी का जो बॉन्ड है वो तुम्हारे पास है, मेरे पास है, तो हम तो निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड तो वैलिड ही है, सॉरी, ये तो रेटिंग्स तो वैलिड ही है। तो मतलब हमको ऐसा कोई इशू नहीं है ना। अगला फोर्थ पॉइंट पे सेबी ये बता रहा है कि अगर हम किसी के लाइसेंस को सस्पेंड करते हैं, सस्पेंशन, जो कि इस केस में नहीं हुआ है, द क्रेडिट रेटिंग असाइन्ड बाय द सीआरए शैल नॉट बी वैलिड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के पीरियड पे जो रेटिंग एजेंसीज, मतलब जो क्रेडिट रेटिंग उन्होंने असाइन किया है किसी को भी, वो इनवैलिड ठहराया जाएगा। ठीक है, मतलब कैंसलेशन से सस्पेंशन का ज्यादा डर है यहाँ पे रिटेलर्स को। आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ, है ना, मतलब ये न्यूज आपको क्लियर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है 13 स्टेट्स कैन इनक्योर कैपेक्स वर्थ ₹7.4 ट्रिलियन इन FY23। ठीक है, तो केपेक्स का मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये बोल कौन रहा है? ये बोल रहा है आइकरा। आइकरा कौन है? रेटिंग एजेंसी है इंडिया का। ठीक है, जैसे कि ब्रिकवर्क रेटिंग है, केयर रेटिंग है, इंडिया रेटिंग्स है, वैसे ही आइकरा भी एक रेटिंग एजेंसी है। तो आइकरा ये बोल रहा है कि 13 स्टेट्स जो इंडिया के 85% जीडीपी को दिखाते हैं, ठीक है, अब ये 13 स्टेट्स का नाम उन्होंने नहीं दिया, have the fiscal space of 7.4 ट्रिलियन फॉर कैपिटल स्पेंडिंग इन द करंट फिस्कल 23। मतलब अभी जो फिस्कल ईयर चल रहा है, जिसका 6 महीना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अभी भी उनके पास 7.4 ट्रिलियन स्पेस है जहां वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। दिस इज 81% हायर देन द कैपेक्स ऑफ 4.1 ट्रिलियन दे इनक्लूड इन FY23। तो आइकरा ये भी साथ में बोल रहा है कि ये 81% ज्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। सो दिस इज वेरी गुड। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। कोई भी एक्सपेंडिचर का मतलब मान के चलो, एक मनरेगा के थ्रू गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया ना, तो उसका भी एक अच्छा खासा इफेक्ट दिखता है रूरल इकोनॉमी में। करेक्ट, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक रिपल इफेक्ट दिखता है। तो रिपल इफेक्ट क्या है? आप जब पानी में पत्थर मारोगे एक जगह पे, आप देखना वो जो छोटे छोटे वेव्स है ना, वो बहुत लंबे टाइम तक बनते हैं। मतलब एकदम कोना तक जितना भी बड़ा हो ना, वो हल्का 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 आता है। दिस इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट। मतलब एक सेक्टर पे काम हुआ है, लेकिन उसका जो रिपल इफेक्ट है ना इकोनॉमी में, बहुत बड़ा है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा है, राइट? इवन इफ द प्राइवेट कंपनीज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है उसका ही क्वांटम बहुत बड़ा होता है। तो सोचो, गवर्नमेंट अगर करे और 81% ज्यादा पिछले साल से, आइकरा ऐसे डेटा देके बोल रहा है। ठीक है, अभी आइकरा का असेसमेंट क्या है, मतलब किस बेसिस पे आइकरा ने ऐसा बोला, तो वो हम समझते हैं। देखो, आइकरा असेसमेंट कंसिडर्ड funds likely to be available for the unconditional market borrowing of 3.5% of the GDP। ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये अनकंडीशनली बोरोइंग वो कर सकता है। अब वो कहाँ से कर सकता है? देखो, तो इंडियन गवर्नमेंट का जो केपेक्स ये है, उन्होंने बोला कि इट इज बजटेड एट 7.5 ट्रिलियन इन FY23। ठीक है, दिस इंक्लूड्स दी 1.0 ट्रिलियन, मतलब 1 ट्रिलियन इंटरेस्ट फ्री लोन टू बी प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 50 years। इंटरेस्ट फ्री 1 ट्रिलियन का लोन यूनियन गवर्नमेंट देगा। तो ये पूरा चीज मिलके आइकरा ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब कुछ स्टेट्स का नाम उन्होंने लिया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल विल हैव एडिक्वेट रिसोर्स टू फुल्ली फंड और एक्सीड बजटेड कैपेक्स फॉर 23। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स जो है इनके पास पैसा है, ये फुल्ली फंड कर सकते हैं और ये एक्सीड भी कर सकते हैं, इनके पास इतना पैसा है स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे वाले न्यूज पे, वो है इंडिया टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इट्स रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट पे बोल रहा है ये बोल रहा है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में उन्होंने बोला है। तो उन्होंने क्या बोला है कि देखो, हमने कुछ दिन पहले न्यूज देखा था कि इंडिया यूके को सरपास कर गया है, लेकिन वो डेटा कौन था? वो डेटा ब्लूमबर्ग का कैलकुलेशन था। ऑल्दो
ब्लूमबर्ग ने कैलकुलेट किया था बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम आईएमएफ, राइट। बट वो हम मतलब हमारा जीडीपी और यूके का जीडीपी एकदम क्लोज है, मतलब बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो ऊपर नीचे हो रहता है, होते रहता है। तो अभी आईएमएफ के हिसाब से, मतलब आईएमएफ के कैलकुलेशन से हिसाब से वी आर येट टू क्रॉस यूनाइटेड किंगडम, राइट। यूके हमसे आगे ही है। ये क्या बोल रहा है, इंडिया फेल्ड टू अनसीट यूके एंड मिस द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 10 billion in 2021-22, ये बोल रहा है। It will have to wait another year before it gets coveted spot in 22-23, overtaking the UK by 27 billion। ये 2022-23 में ही यूके को कवर करेगा, आगे जाएगा यूके से, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में। The size of the Indian economy was 3.18 trillion in 21-22, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और यूके का साइज था 3.19 ट्रिलियन। तो देखो 0.10 ट्रिलियन का फर्क है हम में और यूनाइटेड किंगडम में। अब इंडिया would become a 3.47 trillion economy while the UK would be 3.2 trillion in the current financial year, that is 23, according to the data provided by IMF। ठीक है, तो अभी हम क्रॉस कर सकते हैं ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में। By 2025-26, मतलब financial year 26, India would equal Germany to be the fourth largest economy। Financial year 26 तक we would equal to be the fourth largest economy and हम जर्मनी के बराबर हो जाएंगे। तो देखो, मतलब अगर आप ये देखो तो यूएस चाइना बहुत आगे है, बाकी जो तीन है ना, इंडिया जर्मनी एंड जापान, ये एकदम क्लोज है। अब it would become third largest by FY28 when it is projected to grow bigger than Japan, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक आउटलुक। ठीक है, तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 27 तक। ठीक है, इंडियाज इकोनॉमी वुड बी 5 ट्रिलियन एज होप बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंशियल ईयर 27 तक 5 ट्रिलियन हो जाए, बट आईएमएफ का कहना है नहीं होगा, वो 4.94 ट्रिलियन ही हो पाएगा। ठीक है, द फॉलोइंग ईयर, उसके बाद का ईयर, इंडियन इकोनॉमी वुड हिट 5.36 ट्रिलियन मार्क, हायर देन द जापान एट 5.14, एंड इसी साल मतलब FY28 में इंडिया वुड बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर ओनली यूएस चाइना। उसके बाद हमारे प्यारे भारत का नाम आ जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 28। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज न्यूज फ्रॉम द इसरो। तो देखो, जो इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, उनका कहना ये है कि वो एक यूनियन जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उनके प्रपोजल को ये देते हैं, समर्थन देते हैं। समर्थन किस चीज का, भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जहां पे क्रॉप रिलेटेड डेटा सैटेलाइट के थ्रू गेज किया जाएगा। ठीक है, एंड दिस विल बी मल्टीपल डेटा, मतलब फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज टू क्रॉप फोरकास्टिंग, पेस्टिसाइड एप्लीकेशंस, इरिगेशन, सॉइल डेटा, जनरेशन ऑफ क्रिटिकल डेटा, ड्रॉट के बारे में। तो ये सारा चीज सैटेलाइट दे सकता है। इसरो बोल रहा है कि ये हम ओन नहीं करेंगे, वी विल गिव द टेक्निकल सपोर्ट, और ये ओन करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और इस पे काम कर सकते हैं इसरो। बट इसरो ये बोल रहा है कि एक सैटेलाइट से काम नहीं होगा, मिनिमम 2 सैटेलाइट चाहिए पूरे इंडिया को कवर करने के लिए। सो दिस इज द न्यूज। तो प्रोबेबली फ्यूचर में एग्रीकल्चर सेक्टर पे इसरो की मदद से और अच्छा काम हो सके। सो ये भी आप जान लो। आगे बढ़ते हैं हम कुछ अब वन लाइनर्स पे। तो सबसे पहला वन लाइनर है पावर एक्स 2022। तो ये क्या है, इंडिया कंप्यूटर एनर्जी रेस्पॉन्स टीम CERT in collaboration with Power SID, Computer Security Incident Response Team in Power Sector, successfully designed and conducted the cyber security exercise Power X for 193 invited power sector utilities here yesterday. Theme: Defending cyber induced disruption in IT and OT infrastructure। ठीक है, नेक्स्ट है 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, जो आज के दिन में जो कंसर्न मिनिस्टर है वो इनॉग्रेट करेंगे। एंड थीम क्या रहेगा, हर घर हर दिन आयुर्वेदा। ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जाएगा 29 अक्टूबर में। लेकिन जो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस है वो आज के दिन में इनॉग्रेट होगा, कहाँ पे, पणजी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले न्यूज पे। 1190 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ये एक MOU है बिटवीन कोल इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज इट्स बिटवीन राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इस पे जो कोल इंडिया है वो इसको मदद करेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट 1190 मेगावाट का लगाने में। तो ये जयपुर में साइन किया गया।
अब सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेस सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी एंड इनोग्रेट्स फ्लोटिंग जेटिंग एट पणजी। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? पणजी में। तो ये आप नाम जान लो। एंड व्हाई दिस आर डन? दिस आर डन टू बूस्ट द टूरिज्म। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है मर्जर। अगर हम मर्जर की बात करें तो सिंगापुर एयरलाइंस ने कंफर्म कर लिया कि अब विस्टारा और एयर इंडिया का मर्जर हो सकता है। तो देखो दोनों ही एक ही ग्रुप का है, मतलब एयर इंडिया टाटा ग्रुप का है और जो विस्टारा है वो सिंगापुर एयरलाइन और टाटा ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। सो ऑब्वियस सी बात है, सिंगापुर एयरलाइंस का कंफर्मेशन चाहिए टाटा ग्रुप को विस्टारा को मर्ज करने के लिए एयर इंडिया में, ठीक है, एंड सिंगापुर एयरलाइन ने वो दे दिया। तो देखो ये मर्जर के बाद ऑब्वियस सी बात ये है कि सिंगापुर एयरलाइन भी एयर इंडिया में कुछ स्टेक होल्ड करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज a loan as many as 10,000 1 lakh family residing in rural area of Rajasthan for the 5 year will get interest free loan for non agriculture work in the area 22-23, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ अलग से रखा है फॉर द राजस्थान रूरल फैमिली लाइवलीहुड लोन स्कीम। तो ये आप याद रखो, ये आपको पूछ सकता है कितना करोड़, ठीक है, या कौन सा स्टेट, कौन सा ईयर, ये सारा चीज आपको पूछ सकता है, तो ये आप जान लो। With this, we have come to the end. Unfold your potential with IXMB. Let's meet tomorrow morning. Once again, till then, all the best. Prepare 50% faster with IXMB. If you have any doubts, please do not hesitate to call in this number and email us in this email ID. Subscribe to our channel. Let's meet tomorrow once again.